सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पीआईए एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ज़वाल एक ऐसे दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें कभी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दीमक ज़दा होती गई। हर आने वाली हुकूमत ने इस दरख्त पर नई शाखें तो लगाई, लेकिन इसकी जड़ों की हालत बेहतर ना हो सकी और अब ये दरख्त मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और अब प्राइवेटाइजेशन के दहाने पर यह इदारा आ खड़ा हुआ है। अक्टूबर 2023 में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के अमल को शुरू किया गया जब वफाकी वज़ीर बराए निजकारी ने ऐलान किया, लेकिन मामला ताख़ीर पर ताख़ीर का शिकार रहा। 1 अक्टूबर से नवंबर, फिर नवंबर से दिसंबर हुआ, फिर साल बदल गया, लेकिन निजकारी का अमल मुकम्मल ना हो सका। पीआईए की बोली के लिए एक ही कंपनी मैदान में आई, लेकिन उसने भी पीआईए की कीमत को कौड़ियों के दाम के बराबर लगाया। दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई उस पूरे एक एपिसोड के बाद हुई, क्योंकि एक कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए कोई भी इन्वेस्टर तैयार नहीं था, सब बैकआउट हो चुके थे। अब एक बार फिर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की गूंज असम्बलियों में सुनाई दे रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस रवा माली साल के दौरान ही पीआईए की निजकारी को मुकम्मल करने का इरादा किया है, जिसका मकसद इदारे के बढ़ते हुए माली नुकसान और कर्जों के बोझ को कम करना है। इसके साथ न्यूयॉर्क में वाक़ रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है, ताकि पीआईए होल्डिंग कंपनी के 628 अरब रुपए के वाजिबात को थोड़ा सा कम किया जा सके। दूसरी जानिब IMF ने पीआईए के लिए 18% GST खत्म करने और 45 अरब रुपए की मनफी इक्विटी को खत्म करने पर रजामंदी भी अब जाहिर कर दी है, जिससे यूरोपीय रास्तों की बहाली और निजकारी के अमल में ज़ाहिर मदद मिलेगी। यूरोप की परवाज़ें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी UK की परवाज़ें बहाल होना बाकी हैं। अब सरमायाकारों से नए इज़हारे दिलचस्पी की तवक्को की जा रही है कि नए सरमायाकार अब यहाँ पर आएंगे। पीआईए की कमज़ोर माली हालत और नाकिस कारकर्दगी की वजह से आलमी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद किसी हद तक मजरूह हुआ है। इसे बहाल करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्राइवेटाइजेशन के अमल में शफाफियत और पीआईए के बुनियादी मसाइल जैसे इंतज़ामी खराबियों और ऑपरेशनल खसारों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीआईए की निजकारी इस बार कामयाब हो जाती है तो ये न सिर्फ कौमी ख़जाने के बोझ को कम करेगी, बल्कि एयरलाइन की बहाली का रास्ता भी हमवार हो सकता है। ताहम नाकामी की सूरत में मामला फिर मजीद पेचीदा हो सकता है, इदारे के लिए नई मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इस बार कौमी एयरलाइन की निजकारी मुकम्मल हो पाएगी या एक बार फिर इसमें ताख़ीर हो जाएगी। और जो हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं उनका फिर क्या, चूँकि ज़ाहिर मुलाजमीन की भी एक बड़ी तादाद पीआईए के साथ मौजूद है और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, उसमें ये भी एक बुनियादी नुकता था। अब्दुल जब्बार साहब फॉर्मर मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि अब्दुल जब्बार साहब, ये इतना बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन क्यों बन गई है? 31 अक्टूबर का एक एपिसोड हुआ, उसमें सिर्फ एक इन्वेस्टर सामने आए, एक बिडर सामने आए और उसके बाद अभी तक फिर मामला हमें किसी मंतकी अंजाम की तरफ अभी जाता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको पीआईए का? देखिए, आपने बात की चैलेंज की, मैं कहूँगा चैलेंजेस, ये जो है स्टोरी या जो हकीकत जो है वो 1990 से शुरू होती है, जब ये महसूस किया गया कि ये एयरलाइन जो है वो मुकामी हाथों में चलने की सलाहियत और काबिलियत नहीं रखती है। सलाहियत का मतलब है कि इसकी एक ऑपरेशनल, एक कंपैरेटिव, एक रेटिंग जो है वो गिरती हुई भी नज़र आ रही थी और उसके अलावा अगर इसकी इस्तेकामत या दूसरे तरह से हम ये कहें कि किसी चीज़ का गोइंग कंसर्न होना या किसी चीज़ का चलना अगर प्रॉफिट न सही तो मार्जिनल वैल्यूज़ पे वो भी मुश्किल होता हुआ नज़र आया। हुकूमत की ये निगाहें जो थी या उस वक़्त जो ख्वाहिशात थी वो आगे बढ़कर जब 2009 तक पहुंची, तो 2009 में फिर एक लिस्टेड कंपनी को डी लिस्ट किया गया। अब डी लिस्ट करने के बाद जो है फिर 2013 और उसके ऑनवर्ड्स के जो भी वाक़यात हैं, मेरे ख्याल में उस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका दौरानिया बड़ा ही महदूद होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही महदूद दौरानिया में एक मीनिंगफुल बातें हो जाएं। मेरा ख्याल है ये चैलेंजेस सिर्फ यही हैं कि न सलाहियत है, न हम ये कहेंगे कोई एक मुस्तहकम किस्म की एक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम कहेंगे कि एविडेंशियल बेस्ड प्राइवेटाइजेशन और इम्कान पजीर प्राइवेटाइजेशन के बीच में फ़र्क ये है कि मेरा ख्याल है, ये भी मैं आपको बात बताऊं कि पीआईए के सिलसिले में जब प्राइवेटाइजेशन के कुछ अमल जो है वो ज़्यादा शिद्दत से दिखाई दिए तो वहाँ पे बहुत ही एक जंग व जदल का एक मेरा ख्याल है कि नज़ारा था, जिसमें दो लोग जो है
वो बेचारे जो है मारे भी गए थे। उसके बाद जो है ये भी महसूस किया गया, मेरा ख्याल है कि बहुत देर से ये महसूस किया गया कि इसको अगर प्राइवेटाइजेबल बनाना है तो इससे एक्ट जिसके तहत पीआईए बनाई गई थी उस एक्ट से इसको बाहर निकाल कर और इसको जो है कारपोरेशन का दर्जा दिया जाएगा। जब इसको कारपोरेशन का दर्जा देकर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की तो फिर वहां पे एक टसल था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा ख्याल है नाम ही ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो उसका ख्याल था कि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल से उसकी वो मतलब मैनिफेस्टो जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन की भरपूर जो है मावनत करने के हवाले से ज़्यादा शिद्दत से इजहार करते हुए नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है एक मुफाहमत की कि इसको ज़रूर कंपनी बनाया जाए, मगर उस कंपनी के शेयर्स को जो है वो हुकूमत के पास 50% से ज़्यादा रखा जाए। कुछ और भी शराइत रखी गई थी जो वर्कर्स के हवाले थी। अब हम बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ते हैं। फिर जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पर फिर एक नई विजडम जो है वो सामने आती है कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले पीआई को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। उसकी इंजीनियरिंग विंग को अलग किया जाए, उसके ऑपरेशनल फंक्शंस को अलग किया जाए, उसकी दूसरी चीज़ें जिसमें होटलों के मामला, किचन वगैरह को अलग किया जाए। और इस वजह से कहा गया कि अलग करने में, प्राइवेटाइजेबल होने में पीआईए को काफ़ी जो है वो मामनत मिलेगी। किसकी आइज़ में? इन द आइज़ ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टीज जो इसको प्राइवेटाइज करने में दिलचस्पी रखेंगी और इसको अक्वायर करेंगी। अब उससे आगे जब हम बात आते हैं कि चले जी प्राइवेटाइजेशन, फवाद हसन फवाद जब आते हैं तो उन्होंने एक एफए अपॉइंट करते हैं और उस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये जो रिसेंटली आपके यहाँ भी एक मरतबा पहले बातचीत हो चुकी है, वहाँ पे जब चीज़ें सामने आती हैं तो उस चीज़ों को हुकूमत कुछ इस तरीके से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो ख़रीदना चाहते हैं कि सामने लाती है कि 828 अरब रुपए के जो वाजबात हैं उसको 200 में तकसीम किया जाता है कि भाई 628 जो हैं वो एक होल्डिंग कंपनी के यहाँ पीआईए के इस वाजबात को वहाँ पार्क कर दिया जाता है और 200 अरब रुपए के करीब जो है उस एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो है लायबिलिटी टू पे बनती है जो इसका खरीदार होगा। उसके अलावा ये भी मेरा ख्याल है खरीदारों को बताया गया कि उनको 80 अरब रुपए ऑपरेशन के लिए चाहिए होंगे और ये भी उनको बावर करवाया गया कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी होगी और उसके बाद फिर 83 बिलियन जो है उसकी एक प्राइस खोली गई जिसके अगेंस्ट में आपके यहाँ पहले भी प्रोग्राम में बताया गया कि 10 बिलियन का एक खरीदार आता है और उसको दोबारा भी कहा जाता है मगर वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। ठीक उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है कि इस फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो भी एक एनक्लेव्ड जो पेपर्स थे उस पेपर्स में कुछ ख़ास चीज़ों को मेरा ख्याल है कि नहीं लिया गया था जिससे किसी चीज़ की एक साख या प्रीमियम वैल्यू बनती है। अब उस प्रीमियम वैल्यू बनाने के लिए पीआईए के पास बेइंतहा रूट्स थे। पीआईए के पास जो है यूरोप के तरफ जाने के इम्कानात की पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब एयरलाइन ठीक हो जाएगी तो ये पॉसिबिलिटी वापस जो है रूट्स की शुरू होगी, जिसका आज का मिसाल आप देखें कि पेरिस की तरफ 300 लोग जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को जिसको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट कहेंगे इसको दोनों को क्लब कर कर उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने लगता है पिक्चर को साफ सुथरा नहीं रखा। हालांकि ये बात भी अखबारों में रिपोर्ट हुई है, मेरा ख्याल है कि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा कि इसमें मल्टीपल ऑफ टेंस ऑफ करोड़ रुपीस की अदायगी भी हुई थी मगर हमें कोई खरीदार नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन तो जरूर उठता है कि इसकी भी एक तहकीक होनी चाहिए कि आखिर वो क्या लवाजमात थे जिसको हमने इन्वेस्टर के सामने रखा कि वो आए और प्राइवेटाइजेशन के इस अमल में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। मगर ये भी एक हकीकत है कोई भी फॉरेन की एयरलाइन ने किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हमने ओपन स्काई पॉलिसी जो है बहुत अरसे से शुरू की हुई है। हमारे पास जो अपने कैप्टिव जो कस्टमर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं जो मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया तक जो है वो रहते हैं। हमारे पास पूरे गल्फ में जो लोग हैं वो 50% से ज़्यादा जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेवल के मद में भी अपनी आमदनी के इस अफोर्डेबिलिटी का एक हिस्सा ज़रूर
एयरलाइंस के टिकट खरीदने पे करते हैं, और वो मेरे ख्याल है प्रेफर भी करते रहे हैं कि अपनी मुल्क की एयरलाइन में प्रवास करें। तो जब ओपन स्काई पॉलिसीज का हमने सियालकोट तक पहुंचा दी, हमने पाकिस्तान के हर शहर को दे दी, तो बाहरी एयरलाइन अपनी एक क्वालिटेटिव सर्विसेज के वजह से और एक कम्पिटिटिव सर्विसेज के वजह से आहिस्ते आहिस्ते जो है इस मार्केट पे काबिज होने लगी, और ये मार्केट पीआईए के लिए काफी कमजोर हो गई। अब जो लेटेस्ट बात हम ये करें, जो कमेटी के सामने आई है जिसमें फारूक सत्तार का नाम लिया जा रहा है कि वो इन चीजों को देख रहे थे, जो भी एक ऑफिशियल रिपोर्टिंग हुई है उस रिपोर्टिंग में आपके और हमारे सामने दो चीजें सामने आई हैं कि इसको फिर से प्राइवेटाइज करने के लिए एफए को अपॉइंट किया जाएगा, मगर ये बात भी कुछ सामने आई है कि उसी एफए को किया जाएगा जिस एफए की दी रिपोर्ट जो है वो इतनी काबिल कबूल नहीं थी कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके इन पार्टिसिपेशन में। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, और ये भी बात कही गई है कि इन 628 बिलियन जो पार्क हुए हैं होल्डिंग कंपनी में, कहीं पे ये रिपोर्टिंग हुई है, कहीं पे ये रिपोर्टिंग भी हुई है कि 628 नहीं 800 बिलियन पार्क हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इसको क्लियर करने की भी जरूरत है, और ये भी कहा गया है कि इस सारे पैसों के हुजूम को जो हुकूमत पाकिस्तान के पास तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, क्योंकि हुकूमत तो पाकिस्तान तो इस वक्त भी कोई 400 अरब जो है वो एक डेफिसिट लेकर बैठी है टैक्स कलेक्शन में। तो ये भी कहा गया है, जो हमने प्रेस रिलीज में पढ़ा, कि इसको ऑफसेट करने के लिए रूजवेल्ट के तरफ जो है वो हमारी होटल के तरफ जो है तवज्जो दी जाएगी, जिसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि उसके लिए फिर एफए अपॉइंट होगा। और वह एफए जो है 3 जहतों में काम करेगा। एक जहत ये होगी कि इसको आउटराइट सेल किया जाए कंप्लीट, दूसरी जहत ये भी कोई जेवी पार्टनर तलाश किया जाए, और तीसरी जहत जो है इसमें ये भी है कि इसको किसी तरीके से एक लीजिंग इफेक्ट्स में कुछ अरसे के लिए। अब्दुल जब्बार साहब, इन सारे एस्पेक्ट्स में जो आज की जो डेवलपमेंट है, जो ये अच्छी प्रोग्रेस है, यूरोप के जो रूट्स अब बहाल हो चुके हैं और बहुत जल्द यूके के रूट्स भी बहाल हो जाएंगे, तो जो रेवेन्यू में एक बड़ा और एक ह्यूज चंक ऐड हो जाएगा, ये कितना इस वक्त अट्रैक्टिव होगा जो बिडर्स आएंगे या जो भी सरमायाकार इसमें सरमायाकारी करना चाहेंगे उनके लिए? ज़ाहिर है ये अट्रैक्टिव अब एक ऑफ़र बन जाएगी पीआईए, चूँकि अब न सिर्फ यूरोप के बल्कि जो यूके का एक मेजर चंक था जिससे हम 37 से 40% रेवेन्यू से महरूम हो रहे थे पीआईए के, तो वो अब वापस आ चुका है। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। बात दरअसल ये है कि अगर हम ओपन स्काई पॉलिसी को उस वक्त एक महदूद हद तक, सरप्लस के हद तक, कि हम 100 पैसेंजर्स हैं मगर एप्लीकेंट्स हमारे पास जो है वो 150 हैं। 100 पैसेंजर का मतलब है हमारे जितने एयरक्राफ्ट हैं उसमें गुंजाइश, एक क्रिटिकल मैच्योर्ड ऑपरेशनल गुंजाइश हमारे पास 100 है। 125 हैं एप्लीकेंट डिजायरस हैं, तो हम किसी एयरलाइन को कोई एक रूट ओपन स्काई पॉलिसी के तहत दे सकते हैं। मैं खुद एक स्पीकर था इस ओपन स्काई पॉलिसी के नुकसानात के हवाले से। अब हम वापस, जो आपने बात कही, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि जैसे जैसे हमारे ओवरसीज रूट्स जो हैं खुलते जाएंगे और उसके वजह से हमें जो है एक मुनाफा बख्श बनने में मदद मिलेगी, उसके लिए एक अरसा तो दरकार होगा, क्योंकि हम 828 बिलियन रुपीस लेकर बैठे हुए हैं जिसको हम नेगेटिव कहेंगे। मगर आहिस्ते आहिस्ते जब इसकी साख जो है अच्छी होगी, इसके अपने एस्टेब्लिश रूट्स बहुत पुराने बहुत हैं, वहाँ पे जब शुरू होगा, मेरे अपने ख्याल में कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और साथ साथ रूजवेल्ट को जो जोड़ा जा रहा है इसके साथ, शायद वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द परसेप्शन फॉर सेल ऑफ पीआईए जो है उसकी जो है वो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी पूरी करेगी। मगर अच्छा तो ये है कि अगर हमारे मुकामी लोग जो है उसी ट्रांसपेरेंसी, उसी सलाहियत और उसी काबिलियत जो उन्होंने मुहैया की थी जापान एयरलाइन को, मुहैया की थी सिंगापुर को, मुहैया की थी एमिरेट्स को, अगर वो ये चीज़ें दूसरी एयरलाइनों के परवाज करने में इस्तेमाल हुई थी, तो क्या वजह है कि हमारी एयरलाइन के परवाज करने में ये इस्तेमाल ना हो। मेरा ख्याल है कि यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है जिसको खराबी है वो है गवर्नेंस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मैं देखता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट बड़ी होती जा रही है मगर गवर्नेंस सुकड़ती जा रही है। किसी कंपनी को चलाने के लिए भी उसकी एक कारपोरेट और बिजनेस गवर्नेंस जो है उसके खद्दोखाल जो है वो बहुत बड़े अच्छे होने चाहिए।
इस पर हम मजीद भी आगे आने वाले दिनों में बताइए। अब्दुल जब्बार साहब नजर रखेंगे और आपको भी देंगे, और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़ेगा अपने नाज़रीन को भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, फॉर्मर मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका क्या मुस्तकबिल है और चाइना अब क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान में कितनी कारआमद साबित हो सकती है, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। टेस्ला और चीनी ईवी ब्रांड्स की बदौलत बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां या बैटरी के बगैर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। लोग इन गाड़ियों के बारे में फिक्रमंद हैं कि ये किस तरह से मुस्तकबिल को संभालेंगी, मुस्तकबिल बनेगी, या माहौल को आलूदगी से कैसे बचाएंगी, और गाड़ियों की मिल्कियत के हवाले से किस तरह इनकलाब बर्पा होगा। अब इन गाड़ियों के बारे में सोचना जितना आसान है, ज़ाहिर है आगे जो बेशुमार चैलेंजेस इस सिलसिले में मौजूद हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। और चीन ने साल 2025 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा ना होने की पेशगोई की है। चीन ने 2024 में 4.8 मिलियन गाड़ियां बरामद की, जो 2023 के मुकाबले में 25% ज़्यादा थी, और जापान की 3.82 मिलियन गाड़ियों की एक्सपोर्ट को उसने पीछे छोड़ा। ईवीज़ और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की जो एक्सपोर्ट है 2024 में 24.3% बढ़कर 1.29 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। 2024 में चीन की मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त 5.3% बढ़कर 23.1 मिलियन यूनिट्स हो गई, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा 47.2% रहा। अब इन हालिया वर्षों में चीन ने ईवी की पैदावार और एक्सपोर्ट्स में आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से एक मुहतात पेशगोई की है। 2025 तक आलमी मईशत में मुमकिन गैर यकीनी सूरत हाल और सुस्त रवि ईवी की डिमांड को मुतासर कर सकती है। यूरोप, अमरीका और दीगर मार्केट्स के साथ बढ़ते तजारती तनाज़ात और महसूलात चीन की एक्सपोर्ट्स को मुतासर कर सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपनी ईवी इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं ताकि जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर इन्हिसार कम किया जा सके, जिससे चीनी ईवी की डिमांड महदूद हो सकती है और चाइना के बरामदी ईवी को आलमी मार्केट के सख्त माहौलियाती क़वानीन और सर्टिफिकेशन तकाज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। चाइना इस पेशगोई के बावजूद अपनी ईवी सनत को मजबूत बनाने के लिए जो मुमकिन इक़दाम हैं वो कर रहा है। अगर चाइना की पेशगोई दुरुस्त साबित होती है तो ये आलमी ईवी मार्केट की रफ्तार को मुतासर कर सकती है और चाइना के दीगर इक़्तिसादी शोबों पर भी असर डाल सकती है। ताहम ईवी की बढ़ती हुई मकबूलियत और साफ तवानाई की आलमी पॉलिसियों के तहत तवील मुद्दती इम्कानात मुस्बत रह सकते हैं। चाइना का मोहतात रवैया यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों मुताल्लिक़ मनसूबों को भी मुतासर कर सकता है, क्योंकि चाइना ही इस वक्त आलमी ईवी सनत में एक अहम लीडिंग पोजीशन पर मौजूद है और पाकिस्तान के कई ईवी प्रोजेक्ट्स में बराह रास्त या इनडायरेक्ट वो शामिल है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान किया था। चाइना की एक बड़ी कंपनी यहाँ पर एक बड़ा सेटअप लगाना चाहती है। फिर डेवू पाकिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने पर इस वक्त न सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि एक बड़ी सरमाकारी हो चुकी है, एक बड़ा मुआहदा हो चुका है। और सऊदीया की एक कंपनी से जो ये मुआहदा हुआ है और बहुत जल्द आपको सड़कों पर ये बसेस भी नजर आएंगी। अब चीन का मोहतात रवैया इन सारे प्रोजेक्ट्स को किस तरह से कर सकता है, और पाकिस्तान जो कि 2030 तक अपने 30% को ईवी पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शिफ्ट करने का टारगेट लिए बैठा है, तो उसमें किस हद तक कामयाबी मिल सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यासिर हुसैन साहब डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो यासिर साहब, चूँकि हमारे यहाँ एक बिजली का भी बहरान है, हम क्लाइमेट चेंज से भी बहुत मुतासर हैं और उन ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर हैं, तो ये ईवीज़ तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर ईवी पर शिफ्ट होता है तो न सिर्फ हमारे इंपोर्ट बिल में कमी आ जाएगी, हमारे यहाँ बिजली का मसला भी बेहतर तरीके से हल हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे भी किसी हद तक लड़ने में और मदद मिल सकती है, मददगार ये साबित हो सकता है। ये अगर चाइना की तरफ से उसकी एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ई होती है तो इससे पाकिस्तान को भी आप किसी हद तक मुतासिर होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल। चाइना की जो एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उसकी मेन वजह एक तो ये है कि यूरोप के अंदर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं चाइनीज़ इंपोर्टेड गाड़ियों पे, तो इस मेन वजह कुछ इसी किस्म की है। अमेरिका में भी थोड़ा सा ट्रम्प का ज़माना है तो वो भी कुछ इस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स उधर सुस्त हो रही हैं। लेकिन चाइना का सबसे पहले तो अपना डोमेस्टिक मार्केट जो है, जो अंदरूनी मुल्क जो उनकी है, वो कहीं ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और उसके नंबर्स भी इस रिपोर्ट में आपने देखे होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है ना वो एक ख़ास तरह से इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि सोलर बेतहाशा चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ है पिछले 2 सालों में, और ये बढ़ता जाएगा, और सोलर की कीमतें भी गिर गई, और यानी गिरने का भी इस हिसाब से कि आधे से कम हो गई हैं। तो गाड़ियों में ईवीज में ये हुआ है कि जहां चाइना में लेबर जो है वो महंगी हो गई है, क्योंकि उनके
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आम जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ गई हैं एवरेज, तो लेबर महंगी हो गई है। तो इसलिए चाइनीज कंपनीज अब पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि वो आके पार्टनरशिप्स करें और यहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ बना के, क्योंकि लेबर का खर्चा उसमें कम होगा, और फिर उनको पाकिस्तान का मार्केट जो कि छोटा है लेकिन उनको एक्सपोर्ट किया जाए दुनिया भर में, यानी कि अफ्रीका में और दूसरे ईस्ट एशिया में, दूसरे मुल्कों में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का फ़ायदा भी है, और इससे जो है जहाँ चाइना की रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है, ये मेरे ख्याल में आइंदा सालों में ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके लिए जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने हैं, तो ज़ाहिर है जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस होंगी वो लोकली भी इस्तेमाल में आएंगी और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उससे मुस्तफ़ीद होगा, लेकिन उसके लिए उनकी सर्वाइवल के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस रिक्वायर होंगे, अभी तक बहुत इनिशियली बात हो रही है कि कोई 3000 के करीब ये स्टेशन बनने हैं, उसमें चाइनीज़ कंपनी का भी इंटरेस्ट है, वो एक बड़ी सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये सब कुछ मुमकिन होने में कितना वक्त लग सकता है आपकी नज़र में? जी, तो आप अगर अभी से शुरू करें, क्योंकि 2025 में अभी जो है नई यानी सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो आ गई है पाकिस्तान की। अभी हमने ड्राफ्ट शेयर किया गया है और उस ड्राफ्ट की बेसिस पे हमने एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है कराची में 21 दिसंबर को, और उसके अंदर हमने फाइनेंस यानी बैंक्स के हेड्स को भी बुलाया, और उसके अलावा जो इंडस्ट्री के बनाने वाले हैं, चांगान हैं, आपके हक्को हैं, जो कि BYD के साथ जिनकी पार्टनरशिप है, तो गाड़ी बनाने वाले, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाले, इनको भी उसमें बुलाया था। इसके अलावा जिन लोगों ने पॉलिसी लिखी है, यानी वो लम्स के प्रोफेसर हैं, वहाँ लम्स का एनर्जी इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जफ़र मसूद साहब जो है, जो बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे, और उनका भी फाइनेंस का जितना हिस्सा था उसके अंदर वो उन्होंने लिखा था। तो ये एक जामे पॉलिसी आ गई है, आने वाली है, और इसके अंदर जो है एक तरफ तो यानी फाइनेंसिंग आप समझ लीजिए कि बैंकों के थ्रू इंडस्ट्री लगाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, और फिर उनको जगह चाहिए तो पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मराहत दी जाएंगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वो आसानी से ये कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि खरीदार जो है वो तो आम कंज्यूमर हैं, हम और आप जैसे, तो हम लोगों के लिए इस तरह से है कि जो बैंक्स हैं वो उसको फाइनेंस भी करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उनकी जो कीमत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आम गाड़ियों के मुकाबले में कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको भी कम लेवल पे, यानी उसकी भी कीमत कम की जाए, और उसके लिए एक पूरा फंड उसके अंदर मौजूद है। यानी इस जो नई पॉलिसी है, इसका नाम है न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। ये न्यू एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और दीगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी न्यू एनर्जी, नई किस्म के जो ईंधन से चलने वाली गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियों को रिप्लेस। सही। अच्छा यासिर साहब, इसमें जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो किस हद तक होगी? यानी अगर कोई मेगावाट्स में आपके जहन में कोई फिगर हो, चुके ये जो 46,000 की हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी है, हम उसका सिर्फ 33% ही यूटिलाइज कर रहे हैं और 67% हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है पूरी कौम पर एक बड़ा बोझ है। तो ये इसमें कितने मेगावाट्स की यूटिलाइजेशन हो सकेगी ताकि वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स का एक बोझ है वो कम हो सके इसके थ्रू? जी, तो इसमें सबसे पहले देखने की बात यह है कि जो हमारी बिजली है, जो हमारी कैपेसिटी है बिजली बनाने की, वो तकरीबन 42,000 मेगावाट है, और वो बिजली हम इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ना बेच पा रहे हैं, और लेकिन उनकी पेमेंट्स जो है वो हमारे बिलों में लग के आ रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि बिजली ज़्यादा है और महंगी भी है, और ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, बहुत ही आप कह रहे हैं कि अच्छी सूरत हाल नहीं है। लेकिन तो इससे डायरेक्टली एक नतीजा तो ये निकालें कि जो गाड़ियां चलेंगी उनको आप वो जो एक्सेस बिजली है आपके पास, ज़्यादा जो आपके पास कैपेसिटी है, आप उसको इसमें इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ तो इस पॉलिसी में लिखी हुई भी है। अच्छा। ये जो 42,000 में आप समझें कि डिमांड जो है पूरे मुल्क की कम भी हो गई है, तो वो यानी इसकी आधी भी जो है ना वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि उसके ना बिल जा रहे हैं, ना उसकी
कीमत उसकी वसूल हो रही है। ठीक है। तो अगर वो ईवी की तरफ चला जाता है तो एक तो ये है, लेकिन इससे अगर आप बढ़ के और आगे का सोचें, तो जहां ये वाली पॉलिसी तमाम पेट्रोल की गाड़ियों को 2060 तक खत्म कर देगी, यानी कि रिप्लेस कर देगी, और हर आप समझे कि हर 5 साल का एक टारगेट मुकर्रर है कि 10% गाड़ियां जो है वो टोटल सेल की वो इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगी, 50% आ जाएंगी। फिर 2060 तक तमाम गाड़ियां जो रोड पे मौजूद होंगी वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, यानी अब गाड़ियां भी हैं उसमें बाइक्स भी हैं, उसमें रिक्शाज भी हैं, यानी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की गाड़ियां, ये प्लान ये है कि पेट्रोल की गाड़ियां खत्म हो जाए। इसका दोहरा फायदा ये है कि एक तरफ क्लाइमेट की एमिशन जो है, यानी अखराज जो है, जो कि ग्लोबल यानी पूरी जमीनी जो निज़ाम है उसको ठीक है। अब देखना है कि असद ये कितनी तेज़ी के साथ ये मामला आगे बढ़ते हैं, हुकूमत की कितनी होती है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन साहब, डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है कि हमारी मईशत को भी इस जैसे मज़ीद कुछ इक़दाम की ज़रूरत है ताकि जो बोझ है वो कम हो सके। अब किसी भी मुल्क की मईशत का जो दारोमदार है वो उसकी इक़्तिसादी सरगर्मियों पर यकीनी तौर पर होता है। पाकिस्तान में मईशत की मुकम्मल तरक्की के लिए कॉरपोरेट सेक्टर का किरदार हमेशा से बहुत ही अहम रहा है। जब तक कॉरपोरेट सेक्टर मुनासिब तरीके से इनकम टैक्स में अपना हिस्सा नहीं डालता तब तक मुल्क की माली इस्तेहकाम और जो माशी तरक्की की रफ्तार है उसको तेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर मुल्क के टैक्स नेट का एक अहम हिस्सा है। जब कंपनीज इनकम टैक्स अदा करती हैं तो ये हुकूमत को ज़रूरी फंड्स फराहम करती हैं जो कि फिर तरक्याती मनसूबों, अवामी खिदमात और हुकूमती अखराजात के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की कामयाबी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के मौके भी पैदा करती है और मजमूई तौर पर मुल्क की माशी नमू में मुआविन साबित होती है। हालिया दिनों के दौरान मुल्क में कॉर्पोरेट सेक्टर ने इनकम टैक्स में 3061 अरब रुपए का हिस्सा डाला है, जिसमें मुख्तलिफ अफराद के यानी इंडिविजुअल्स के 1119 अरब रुपए, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के 353 अरब रुपए हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्सेस ने हदफ का 121.8% हासिल किया। इनकम टैक्स की वसूली 121% हुई। कैपिटल वैल्यू टैक्स ने तवक्कात से बढ़कर 125% हासिल किया। वर्कर्स वेलफेयर फंड और WPPF की वसूलियाँ खासतौर पर काबिल जिक्र थीं, जिन्होंने हदफ का 196.8% हासिल किया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूलियों ने मुसलसल बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हदफ के 96% तक वो पहुँच गए। माली साल 2023-24 के दौरान कस्टम ड्यूटी के आदादो शुमार जो हैं वो तकरीबन 21.3 अरब रुपए की स्पेशल कस्टम ड्यूटी भी इसमें शामिल है, जो अशिया की बरामद पर फाइनेंस एक्ट 1991 के सेक्शन 11 के तहत एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज के तौर पर आयद की गई। अब ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि मईशत के एक बड़े और बासर शोबे ने हुकूमती खजाने को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा किया है। ये कॉर्पोरेट टैक्स इस बात की अलामत है कि कंपनीज़ की आमदनी मुस्तहकम है और इनके मुनाफे पर मुस्बत असर पड़ रहा है, जो मजमूई तौर पर मईशत के बेहतर होने की निशानदेही करता है। इसी तरह की शराकत पार्टनरशिप्स हुकूमत के बजट खसारे को कम करने और कर्जों पर इन्हिसार को महदूद करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ाने और दीगर शोबों को भी इसमें शामिल करने की अशद ज़रूरत है। अब इस पेशरफ से न सिर्फ मईशत मजबूत होगी बल्कि अवामी खिदमात और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल भी दस्तियाब हो सकेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स बेस से बाहर हैं, टैक्स नेट से बाहर हैं। वो कैसे आकर अपना हिस्सा डालेंगे और मईशत पर इस बोझ को मजीद डिवाइड करेंगे, इस पर हम गुफ्तगू इशफाक तोला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर अपना हिस्सा डाल रहा है, सैलरीड क्लास अपना हिस्सा डाल रही है, वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में मौजूद हैं उनसे तो भरपूर तरीके से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जो सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं उनके लिए जो कोशिशें हैं उनको आप खातिर ख्वाह समझते हैं? वो ऐसी काबिल कदर कोशिशें हो रही हैं कि आगे हम अपने टैक्स नेट को, टैक्स बेस को तेज़ी के साथ बढ़ा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, कुछ स्टेप्स लिए तो गए हैं, मगर जैसे आपने कहा कि कोई खातिर ख्वाह कोशिश हुई है या कोई इफेक्टिवली, मेरा नहीं ख्याल। इसकी वजह ये है कि ये जो आप देखेंगे रिटेलर्स पे जो विथहोल्डिंग टैक्स लगा, ये प्रपोजल जो है ये मेरे ख्याल से एक टैक्स ईयर जो है बाद में आया है। पहले आ जाता तो शायद 250 अरब रुपए से 300 अरब रुपए तक मजीद इकट्ठा हो सकते थे। आपने जैसे अभी फरमाया कि कॉरपोरेशंस ने 1.1 ट्रिलियन टैक्स कंट्रीब्यूट किया, इंडिविजुअल्स ने किया और सब ने किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो रिफॉर्म्स थोड़े बहुत इन्होंने किए हैं ये 1 साल बाद किए हैं। अगर ये 1 साल पहले जब ये RRMC की रिपोर्ट के थ्रू ये रिफॉर्म्स टेबल कर दिए गए थे, तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्सपोर्ट्स पे जो इन्होंने फाइनल टैक्स से ये ले गए हैं नॉर्मल टैक्स में, अगर ये फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत कर चुके होते
तो ये कम से कम 450 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स रेवेन्यू को इकट्ठा हो चुका होता, जो कि नहीं हुआ। आप देखेंगे कि पिछले साल जो टैक्स का हदफ इन्होंने पूरा किया, 9.3 ट्रिलियन किया, सही है। इसमें से 8.16 ट्रिलियन जो है वो तो मार्कअप पेमेंट्स में चले गया। तो देखें, अब टैक्स इकट्ठा कर तो रहे, लेकिन उसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई फायदा नहीं हुआ, डेवलपमेंट रुक गई, आपकी जो मईशत है वो बिल्कुल एक आप समझे स्टैग्नेट कर गई, ठीक है। बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पाए, इतने ऊपर इंटरेस्ट रेट, इतने हाई इंटरेस्ट रेट के वजह से आपका तकरीबन 87% जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया टैक्स से वो मार्कअप पेमेंट्स में चले गया। तो मुझे ये बताएं कि ठीक है, कॉर्पोरेशंस ने माशाल्लाह से अच्छा टैक्स दिया, और देखें एफबीआई भी हमारा ही इदारा है, एक अच्छी परफॉर्मेंस है तो सही, लेकिन मैंने उस वक्त भी एक कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि जी ये जो एक्सपोर्टर्स पे और रिटेलर्स पे जो टैक्स है, ये जब इनके टेबल पे 1-1.25 साल से पड़ा हुआ था तो ये तब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। कम से कम अगर सिर्फ ये 2 मेजर्स की मैं बात करूं तो 600 से 650 अरब रुपए पे ये लोग मिस आउट करे हैं, जो कि अगर ये इकट्ठा कर लेते तो शायद हमारा सोशल नेट जो है वो ब्रॉडन कर सकते थे, उस पे स्पेंड कर सकते थे, मगर दे हैव मिस्ड द बस। और अभी देखें, अभी जो है आपने आई थिंक 1-2 हफ्ते पुरानी खबर है, आप देखें उसकी वजह से इनको सैलरी क्लास पे टैक्स इंक्रीज करना पड़ा। अब आपने पिछले आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज फरमाया था कि सैलरी क्लास में पिछले साल से ज्यादा टैक्स दिया है, रिटेलर्स को आप सही टैक्स नेट में ला नहीं पा रहे, तो जो आपकी व्हाइट कॉलर जेंट्री है और जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो बेसिकली नेट को पूरा कंप्राइज करते हैं, तो वो फिर सुबह जब ये उठते हैं, ये खबरें पढ़ते होंगे तो क्या सोचते होंगे, उनका दिल तो होगा कि जी हम जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जिस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, जब वो पिछले साल से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो बाकी सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं, उन्हीं पे ही टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और भाई साहब, ये टैक्स पेयर्स पर अभी तो एक जरा अनजाना सा खौफ भी उनके जहनों पर ये सवार है कि ये जो 400-450 अरब का एक शॉर्टफॉल है जो 6 महीने में ही आ गया है, ये जब अगले साल में 800 या 900 अरब पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी फिर उन्हें ही पूरे करने होंगे, उन्हीं टैक्स पेयर्स पर परसेंटेज या रेट को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो बेस तो हम ब्रॉडन होता नहीं देख रहे हैं अभी तक। सर बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे जो है उनको ही मेरे ख्याल से उन्हीं को सजा दी जाएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे आप ही के प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में जो ये नया टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल है, आप खुद देख लें, जो स्कीम ऑफ ऑपरेशन हमने पिछली दफा भी डिस्कस की थी, तो नॉन फाइलर पे तो चले ठीक है, 1-2 साल की आप पेनल्टी लगाएं, सही है। फाइलर पे आप कदगन लगा रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पे, इससे तो मेरे ख्याल से मजीद जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, वो तो कभी नहीं हो पाएगा। ऐसी लेजिस्लेशन, ये तो रिफॉर्म्स है ही नहीं, ये तो आप जो है, एक तो आप सैलरी क्लास को आपने बिल्कुल ही मेरे ख्याल से ना इंसाफी कर दी उनके साथ, हर साल उन पे टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है। हालांकि आप देखें कि जिस इफेक्टिवली जो टैक्स हो रहा है सैलरी क्लास पे, वो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल होती है, जहां पे जो वेलफेयर मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, जहां पे बहुत सारी सहूलियात जो टैक्स पेयर्स को दी जाती हैं, वो जो उन पे टैक्सेस इकट्ठा हो जाते हैं उनसे, उनकी इनकम से, तो ऑलरेडी वो सरकार जो है उन पे लगा रही होती है, उनकी वेलफेयर के लिए लगा रही होती है। वहाँ मेडिकल फ्री होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। सर आप कराची में सड़कें देख लें, सड़कों का क्या हाल हुआ है। जो बंदा सैलरी क्लास वाला, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, व्हाइट कॉलर जेंट्री हो, चाहे वो अपनी इनकम का तकरीबन 45 से 50% टैक्स भरे और फिर वो बाहर सड़क पर निकले और आधी सड़कें टूटी हुई मिले उसको, तो जाहिर सी बात है फिर कौन, ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मैं देखिए, आप टैक्स बिल्कुल इकट्ठा करें, लेकिन एक इक्विटेबल टैक्सेशन क्रिएट करें ना, दूसरे सेक्टर्स को लाएं, एग्रीकल्चर को लाएं, एग्रीकल्चर को 1.5 साल से हम, बल्कि 1.5 साल से शायद मैं बोल रहा हूँ, मुझसे सीनियर लोग जो हैं वो पता नहीं कितने सालों से, मेरे ख्याल से दिहाइयों से बोलते हुए आ रहे हैं कि जी आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें, आप रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएं, बट जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी बीच में आ जाती है। बेचारा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वही पिछड़ा जाता है और उसी पे टैक्स रेट बढ़ते जाते हैं। सर ये डेड वेट लॉस क्रिएट करने वाली बात है डाउन द लाइन। अभी तो देखें, अच्छी रिपोर्ट है कि जी सैलरी क्लास ने टैक्स ज्यादा दिया है पिछले साल से, जी कॉर्पोरेशन ने जो है इतना टैक्स दे दिया, फेयर एनफ, अच्छी बात है, बट मेरी दो मेरे सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि क्या होगा जब डेड वेट लॉस क्रिएट होना शुरू होगा, और दूसरा ये कॉर्पोरेशंस की टैक्सेस की बात आती है तो सर ऑन ग्राउंड
सिर्फ मुझे इसमें से कोई ये बता दे कि एडवांसेस की मद में कितने जो है लिए गए और ट्रू टैक्सेशन इसमें कितनी हुई है। सिर्फ इस बात पे मुझे कोई जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इशफाकुल्लाह साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद नहीं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।